नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि यार गौतम शांतिलाल अडानी का नेटवर्थ इस साल सिर्फ अंबानी नहीं बल्कि जेफ बेजोस, एलन मस्क सारे बिजनेसमैन से ज्यादा बढ़ा है। पर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि यार अडानी जिनको करीब 16-17 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, 40 साल के बाद उनका नेटवर्थ $50 बिलियन यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर जाएगा। तो इस वीडियो में हम अडानी की प्रेरणापूर्वक और रोमांचक कहानी के बारे में तो जानेंगे, पर इसके अलावा कुछ ऐसे एक्शनेबल लेसन्स और लर्निंग्स उनकी लाइफ से सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। और वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा बता दूं कि यार गौतम अडानी अभी किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके ग्रुप का पिछले साल का रेवेन्यू $15 बिलियन यानी 1.1 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा था। और वो सारे मेजर सेक्टर्स जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, यूटिलिटीज़, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस, डिफेंस और भी जो थोड़े बहुत सेक्टर मैंने मिस कर दिए उसमें भी हैं। और अगर मैं उनके कंपनीज के कुछ अचीवमेंट बताऊं, वो इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स बिजनेस रन करते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट करते हैं, इंडिया के लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर हैं, इसके अलावा लार्जेस्ट प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन का बिजनेस है, लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है, लार्जेस्ट कोल ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो लार्जेस्ट माइनिंग बिजनेस भी है, लार्जेस्ट एग्रो बिजनेस भी है और लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर भी हैं। तो मतलब वो इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं कि उनके अचीवमेंट्स याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब पढ़ के भी बोलो ना, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। बट इनकी कहानी की शुरुआत 24 जून 1962 को होती है, जब उनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। तो उनके पिताजी एक कपड़े के व्यापारी थे और टोटल में वो 7 भाई बहन थे। स्कूलिंग उन्होंने वहाँ कंप्लीट करी, कॉमर्स के स्टूडेंट थे। बट जब वो सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में थे तब उनको घर की परिस्थिति की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा। पर यहाँ पे उनके पास ऑप्शन था कि वो अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, बट एक्चुअली में उनको अपने पापा के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था। और जैसा कि उस एज में होता है कि यार बच्चों को अपना एक आइडेंटिटी बनाना होता है, तो यूजुअली ऐसी चीज़ों में जब हम देखते हैं कि यार हमें अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा या फिर इतना रिस्क लेना पड़ेगा, हम सोचते हैं कि भैया घर वालों ने इतनी मेहनत करी है, हमारे लिए तो करी है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। बट यहीं पे पहली लर्निंग आ जाती है कि यार गौतम अडानी आउट ऑफ कंफर्ट जोन गए और वो करीब 100-200 रुपए लेके मुंबई आ गए 1978 में, जब उनकी एज करीब 16 साल थी। अच्छा, अब अडानी के कोई कॉन्टैक्ट्स तो थे नहीं मुंबई में, तो उन्होंने लर्न एंड अर्न की स्ट्रैटेजी वहाँ यूज़ करी। तो बेसिकली महेंद्र ब्रदर्स के अंडर उनको जॉब मिली एज अ डायमंड सॉर्टर। तो वो हीरों की सॉर्टिंग करते थे और 2 साल करीब उन्होंने वहाँ काम किया, फिर अपना सॉर्टिंग का बिजनेस चालू कर दिया। बढ़िया चल रहा था, ग्रो हो रहा था। पर 1981 में उनके भाई मनसुख भाई अडानी ने उनको वापस अहमदाबाद बुलाया, क्योंकि उन्होंने एक प्लास्टिक्स का फैक्ट्री खरीदा था। तो वो चाहते थे कि अडानी मैनेज करें यहाँ पे, क्योंकि अडानी हमेशा नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो वापस शिफ्ट हो गए और यहाँ से फिर उनका ग्रोथ का रास्ता और धीरे धीरे ऊंचा होने लगा। तो यहाँ पे हुआ ऐसा कि यार 1984 के आसपास गवर्नमेंट ने कई सारी चीज़ों का इंपोर्ट में जो रूल्स थे वो काफ़ी कम कर दिए। तो इन्होंने 1985 के अराउंड ये प्लास्टिक्स इंपोर्ट करना चालू किया स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। और इसी बीच गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हालत और ख़राब होने लगी। लेट 1980s और अर्ली 1990s में तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा घट गया। तो फिर जो एक्सपोर्ट के जो रूल्स थे ना, वो सिर्फ कम नहीं कर दिए गए, बल्कि जो बिजनेसेस एक्सपोर्ट पे फोकस करते थे ना, उनको काफ़ी एडवांटेजेस भी गवर्नमेंट देने लगी। पर यहाँ पे हमें अडानी से सीखना चाहिए कि यार वो बहुत जल्दी डिसीजंस लेते थे। ऐसा नहीं है कि यार वो बहुत ओवर एनालाइज करते थे। और उनका जैसा कि कहना है कि यार अपॉर्चुनिटीज़ हम सबको मिलता है, बात ये है कि यार कितने लोग वो अपॉर्चुनिटी ले पाते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो इस चीज़ में अडानी ने फोकस करते हुए 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत करी 5 लाख के कैपिटल से। और फिर अलग ही लेवल पे उनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है ना, वो ग्रो होने लगा। आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि यार इतना तेजी से वो आगे बढ़ने लगे कि यार कुछ ही साल में वो देश के सबसे बड़े ट्रेडर्स के लिस्ट में आने लग गए। और यहाँ पे फिर आता है कि यार उनकी अगली स्ट्रैटेजी, जिससे उन्होंने पोर्ट बिजनेस में मूव किया। तो हुआ यूं, क्योंकि वो इतने बड़े ट्रेडर बन गए थे तो पोर्ट्स का वो यूज करते ही थे। बट उस टाइम ना यार पोर्ट
पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड होती थी, तो इससे जो शिपमेंट्स डिले हो जाती थी और अदानी को इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। बट उसी बीच सेंट्रल गवर्नमेंट को भी समझ आ गया कि यार अगर इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस करना चाहिए, और धीरे धीरे नए पोर्ट्स बनाने के लिए भी गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनर्स ढूंढने लगी। तो यहाँ पे अदानी को फिर एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ डील किया और बोला कि यार वो मुंद्रा पोर्ट, जो कि उस टाइम एक बहुत छोटा सा गांव हुआ करता था, वो पूरा डेवलप करेंगे। पर यहाँ पे ये एक चीज़ आप गौर करिए कि अदानी को पोर्ट छोड़ो कोई भी चीज़ें बनाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, पर उनको अपने ऊपर भरोसा था कि यार वो कर लेंगे। तो गवर्नमेंट के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करके जिस लेवल पे एग्जीक्यूट किया है ना, मुंद्रा पोर्ट 15 साल में इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है, और उससे अदानी के अपने बिजनेसेस में भी काफ़ी ज़्यादा फायदे हुए। और यही स्ट्रैटेजी यूज़ करके अदानी ने धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स में भी एक्सपैंड किया। जैसे कि 2003 के अराउंड पावर शॉर्टेजेस काफ़ी ज़्यादा होने लगे थे, तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को अमेंड किया, और ये जब रूल्स आए 2006 में, तो अदानी ने बोला कि भैया हम पावर जनरेशन के भी सेक्टर में घुस जाते हैं। फिर 2012-2013 के अराउंड वो पावर ट्रांसमिशन के सेक्टर में आए, और उसके बाद रिलायंस का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस खरीद के पावर डिस्ट्रीब्यूशन के भी बिजनेस में आए। तो फंडा उनका सिंपल होता था कि जहाँ पर भी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आती थी और वो प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाते थे, तो वहाँ पे अदानी पहुँच जाते थे। और इसके फ़ायदे कई थे, क्योंकि यार एक तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स काफ़ी बड़े बड़े होते थे, बट इनिशियल डेज में गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को सपोर्ट भी करता था और रिसोर्सेज काफ़ी सस्ते दाम में देता था। तो इससे अदानी का तो फ़ायदा होता ही था। और तभी आप देखेंगे कि यार अब वो धीरे धीरे डिफेंस और एरोस्पेस के सेक्टर में भी घुस गया है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि यार ये सारी चीज़ें भी इंडिया में बने। फिर धीरे धीरे अब वो डेटा सेंटर्स भी इंडिया में बना रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि यार गवर्नमेंट चाहती है कि टेक कंपनीज इंडियन यूजर्स का डेटा इंडिया में रखें। और ऐसे ही वो बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स में एक्सपैंड करते हैं। और आपको लगता होगा कि यार सिर्फ अदानी इसका क्यों फ़ायदा उठा पाते हैं, ऐसा नहीं है, दूसरी कंपनीज भी आती हैं, बट ये इतना ईजी नहीं होता। क्योंकि पहली बात तो यार आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए कि आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर पाओ, और दूसरी बात आपके एग्जीक्यूशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए, जो कि इंडिया में करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए अदानी के बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप स्किल्स से नेगोशिएशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छे थे। जिसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, उनको उडुपी थर्मल पावर प्लांट सिर्फ 6000 करोड़ में मिल गया, और ये नेगोशिएशन सिर्फ 100 घंटे में हो गई थी। इसके अलावा वो अपने टीम को भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि एक कहानी है कि यार उनके एक एम्प्लॉय ने एक टेक्निकल इनोवेशन लेके आए थे जिसके उनके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच सकते थे, बट जब एक्चुअल में उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, उनका सोल्यूशन पूरा फेल हो गया और कई करोड़ों का लॉस हुआ अदानी को। बट वहाँ पे जब वो एम्प्लॉय सोच रहा था कि यार अब मुझे कंपनी छोड़नी पड़ेगी, गौतम अदानी ने उनके ऊपर हाथ रख के बोला कि वेल ट्राइड। इससे उनके एम्प्लॉयज़ को भरोसा हुआ कि यार हम रिस्क ले सकते हैं, नए इनोवेशन पे काम कर सकते हैं, फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है। गौतम अदानी के कन्विंसिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसका एग्जांपल तब देखने को मिलता है जब उन्होंने उस टाइम के रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार को कन्विंस किया कि यार हमारे जो पोर्ट्स को ना रेलवे लाइन से कनेक्ट करना चाहिए, ताकि हम सामान एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से बहुत सस्ते दाम में बेच पाएँ। उसके बाद गवर्नमेंट ने पोर्ट रेल लिंकेज पॉलिसी बनाई, जिससे पोर्ट्स को नेशनल रेलवेज के साथ कनेक्ट किया गया, और इसमें भी अदानी ने काम किया और उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो वैसे आपको लग रहा होगा कि यार ये इतने डिफरेंट फील्ड्स में ऑपरेट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना, ये जो डिफरेंट सेक्टर्स है ना, ये एक साथ मिलके कंपनी को काफ़ी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इनके पावर बिजनेस की बात कर लें, ये माइनिंग भी करते हैं, उसके बाद जो कोल निकलता है वो उनका खुद लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, उससे ट्रांसपोर्ट करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, जनरेट करने के बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद संभालते हैं। और एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में भी इसीलिए एंट्री मारी थी, क्योंकि उन्होंने जो मुंद्रा में सी पोर्ट बनाया था उसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर दिया गया था, और वहाँ की काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होती थी। तो इन्होंने सोचा कि यार हम इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी एंट्री मार लेते हैं, और यहाँ पे उनके SEZ को भी फ़ायदा हुआ। और वहाँ पे जब उन्होंने ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सब सेटअप किए, उसके कूलिंग के लिए पानी भी अवेलेबल होता था, लॉजिस्टिक्स तो उन्होंने बनाया हुआ था। तो मतलब वो एंड टू एंड इंटीग्रेशन पूरा कर देते हैं, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, काफ़ी कॉस्ट बेनिफिट्स मिलता है, जिससे कि यार दूसरी कंपनीज को कम्पीट करना काफ़ी मुश्किल होता है।
और हर एक सेक्टर में सक्सेसफुल होने के लिए आपके अच्छे कनेक्शन दूसरे सेक्टर्स के साथ भी होने चाहिए। तो क्योंकि अदानी ये सारे सेक्टर्स में खुद ऑपरेट करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है और ये एक्चुअल में उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है। अब ऐसा नहीं है कि यार अदानी सब सही कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हैं, जैसे कि जो ऑस्ट्रेलिया में उनका प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं कि यार वो एनवायरनमेंट को काफ़ी ख़राब कर सकता है। इसके अलावा इंडिया में बताया जाता है कि यार उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है और वो इसमें से कितना कर्जा दे पाएंगे या नहीं, उसके कारण भी लोग डाउट करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी केसेस पेंडिंग है, लोग बोलते हैं कि यार वो गवर्नमेंट से काफ़ी क्लोज है इसीलिए उनको फ़ायदा मिलता है। बट लोग ये भूल जाते हैं कि यार गवर्नमेंट तो काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट से क्लोज है, पर ग्रो तो यार सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रियलिस्ट इस लेवल पे कर रहे हैं ना, क्योंकि ये सब करना बहुत मुश्किल है। और एक्चुअल में हम बोलते हैं कि यार ये अदानी अंबानी इतना ग्रो हो गए, बट अगर आप मान लो कि यार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही से डेवलप नहीं होगा, लॉजिस्टिक्स में हमें प्रॉब्लम होगी, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारा डिफेंस, हमारे डेटा सेंटर्स हम नहीं बनाएंगे तो बाहर की कंपनी आके क्रिटिकल रिसोर्सेज पे काम करेगी और फिर बाद में हमें ही प्रॉब्लम होगी। जैसे अब हमारी चाइना के साथ दिक्कत होती है, बट हम रियलाइज करते हैं कि यार कई सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें इंडियन कंपनीज compete ही नहीं कर पा रही हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि यार इंपॉर्टेंट फील्ड्स में इंडियन कंपनीज ऑपरेट करें। और वैसे दुनिया में सारे देश अपने कंपनीज को प्रमोट करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और हम ये भी भूल जाते हैं कि यार ये जो सारे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो देते हैं, तो उससे भी लोगों को फ़ायदा होता है। बाकी अगर इन्होंने कुछ गलत किया होगा वो तो यार कोर्ट डिसाइड करेगी, और अगर ये चीज़ प्रूव होता है तो कोर्ट तो यार वो एक्शन ले लेगी। बट हमको गौतम अदानी के इस स्टोरी से सीखना चाहिए कि यार कैसे एक नॉर्मल इंसान मेहनत करके, रिस्क लेके, अच्छे डिसीजन लेके, कभी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करके और एक साथ इतनी बड़ी टीम बना के 40 साल में इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट सेटअप कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे यार अदानी ग्रुप डिफरेंट फील्ड्स में भी एक्सपैंड कर रहा है। तो जैसे कि अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मोस्टली कोल से होता है, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी हम ज़्यादा यूज़ करें, तो अदानी उस फील्ड में भी एंट्री मार चुके हैं कि यार जो उनका मेजर बिजनेस है उसका जो सब्स्टिट्यूट बिजनेस है वहाँ पे भी अदानी पहले से ही प्रेजेंस बना रही है। और इसीलिए आप देखेंगे यार अदानी ग्रीन एनर्जी का तो स्टॉक प्राइस पिछले साल 500% बढ़ा है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड भी करीब 150% बढ़ा है और इन दोनों कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ट्रिलियन रुपीज से ज़्यादा है। तो देखना पड़ेगा कि यार धीरे धीरे अब अदानी ग्रुप कौन से नए नए फील्ड्स में एक्सपैंड करता है। बट होपफुली आपको इनकी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी से कुछ लर्निंग्स मिली होगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि यार जैसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं मार्क ज़करबर्ग, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, इन सब से, तो हमारे इंडियन बिजनेसमैन भी उनसे कम नहीं है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और अगर हम उनकी लर्निंग्स कुछ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो शायद हम भी काफ़ी आगे बढ़ जाएं। और इसके अलावा अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और क्या आप चाहते हैं कि यार मैं गौतम अदानी के बिजनेस स्ट्रैटेजीज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं उनका स्वॉट एनालिसिस करूं, पोर्टर्स के 5 फोर्सेस हम डिस्कस करें और उससे आपको उनका बिजनेस थॉट प्रोसेस के बारे में और डिटेल में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एक गौतम अदानी वर्सेस मुकेश अंबानी एक कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो इन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। आगे हम ऐसे स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।